दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस प्रकार से पल पल देश की राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, सरगर्मी बढ़ती जा रही है, उसी के नजर दक्षिण हरियाणा में भी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। दक्षिणी हरियाणा के दो कद्दावर नेता माने जाने वाले, दशकों से जिनका क्षेत्र पर प्रभाव है, क्षेत्रीय राजनीति में वो अहम योगदान रखते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी और कप्तान अजय यादव जी। उन्हीं के बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा का विषय रहेगा, क्या राव इंद्रजीत और कप्तान अजय यादव लड़ेंगे अपने वर्चस्व की अंतिम लड़ाई। इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। भाजपा की ओर से तेज तर्रार भाजपा के कद्दावर नेता भाई मनीष मित्तल जी, जो भाजपा के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं और वर्तमान में हरियाणा की फाइनेंस कैपिटल कही जाने वाली गुड़गांव लोकसभा चुनाव क्षेत्र का कन्वीनर का उन्हें दायित्व मिला है। भाई मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व सेशन जज, धन्यवाद जी, माननीय श्री राकेश यादव जी, वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और उनके बारे में कहना चाहूंगा, चाहे वो वकालत में रहे हों या जुडिशरी में रहे हों या अब लीडरशिप, अपनी क्वालिटी से सभी को उन्होंने प्रभावित किया है। राकेश यादव जी, इस शो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को, दर्शकों को भी नमस्कार। आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हैं मेरे साथ, आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर 2013 से और गुड़गांव जिला की महिला जिला अध्यक्षा, तेज तर्रार नेत्री सुशीला गुलिया जी। सुशीला जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। दशकों तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले गुड़गांव से जुड़ रहे हैं मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय दैनिक भारत सारथी के प्रमुख संपादक श्री आरपी कौशिक जी। कौशिक जी, आपका स्वागत। रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं मेरे साथ एसएसपी टाइम्स के प्रमुख संपादक भाई पवन कुमार जी। पवन जी, आपका भी स्वागत। लगता है बीच बीच में पैनलिस्ट से संपर्क टूट रहा है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि हम शो की परिचर्चा के दौरान जो विषय बताया, तो मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके नए कार्यभार की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जिस प्रकार से आपने पहले भी अपने दायित्वों का बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह किया है, पार्टी ने जो अटूट आस्था और प्रगाढ़ विश्वास आपके ऊपर व्यक्त किया है, आप उसमें भी खरा उतरेंगे, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? शायद मनीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे बाद में जुड़ेंगे हम। राकेश सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी। राकेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले ही कप्तान अजय यादव जी का बयान भी आया, और जो गुड़गांव में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीटिंग भी आयोजित की गई, उसमें भी उनकी अनुपस्थिति दिखाई दी। उन्होंने स्वयं कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। तो जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा राव इंद्रजीत सिंह जी का कद छोटा करने की कोशिश कर रही है, क्या उसी प्रकार से कांग्रेस में भी यहाँ के दिग्गज नेता कप्तान अजय यादव जी को छोटा करने की कोशिश की जा रही है? आपकी प्रतिक्रिया। जी गोयल साहब, नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। जहां तक आप कह रहे हैं कि कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है, ये सब तो मिथ्स हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के पॉलिटिकल कैरियर पे।
जहां तक मेरा मानना है, राव इंद्रजीत सिंह जो है वो नेता हैं दक्षिणी हरियाणा के, और एक प्रबल नेता हैं। उनका कद छोटा करना मेरे को नहीं लगता किसी के बस में है। और जहां तक कप्तान अजय सिंह जी का है, वो कांग्रेस में पिछले 25-30 साल से लगातार कार्यरत हैं। तो उनकी जो जो कांग्रेस में उनकी पकड़ है, वो अपनी पकड़ के आधार पर ही उन्होंने ये कहा था कि मेरे को सिर्फ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पार्टी और पार्टी के लोग या प्रभारी या जो भी लोग इस बारे में फैसला करेंगे कि भाई किसको पार्टी की तरफ से गुड़गांव से एमपी का इलेक्शन लड़ना है, तो वो अगर मेरे को कहेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये साधारण सी बात थी, और इसको जो है गोदी मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। जहां तक राव इंद्रजीत सिंह जी का सवाल है, राव इंद्रजीत सिंह जी ठीक आदमी है और लग रहे हैं, और उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। तो उनका कद भारतीय जनता पार्टी में छोटा करने की कोशिश करना महज एक अफवाह है। राव इंद्रजीत सिंह जी जब तक अपने किसी काम से अपने कद को छोटा नहीं करते, या जब तक कोई ऐसा गलत काम नहीं कर देते जिससे उनका कद छोटा हो, तब तक भारतीय जनता पार्टी उनके कद को छोटा नहीं कर सकती। इसी तरह कांग्रेस में भी कप्तान अजय सिंह जी का कद छोटा नहीं किया जा सकता। अब दक्षिणी हरियाणा में यादव नेता बहुत सारे हैं, कोई राव इंद्रजीत सिंह जी अकेले नेता नहीं है। राव दान सिंह जी हैं, राव नरेंद्र सिंह हैं, कप्तान साहब हैं। तो ये सब लोग अपने अपने दायरे में रह करके कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और कोई कद छोटा करने की कोई बात नहीं। ये जो 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 मिथ्स जो वैसे ही सोशल मीडिया पे कभी कभी प्रचारित हो जाती है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों की हैसियत पर, इन दोनों की कुवत पर, इन दोनों की औकात पर कोई असर नहीं पड़ता। जी ठीक कह रहे हैं राकेश जी आप, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी हो या कप्तान अजय यादव जी हो, दोनों का कद बहुत बड़ा है क्षेत्र की राजनीति में, और यहां तक कि प्रदेश की राजनीति में दोनों का कद बहुत बड़ा है। दोनों बहुत शालीन स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं, और दोनों के ऊपर आज तक के उनके राजनीतिक जीवन में कोई बहुत बड़ा आरोप भी दोनों में से नहीं लगा है। इसमें मेरे को मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जहां तक आपने मिथ की बात करी और ये कहा कि गोदी मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विद्रोही साहब का बयान आप देख लीजिए। विद्रोही साहब ने खुद कहा है कि कप्तान साहब का ऐसा कहना गलत है। तो क्या ये पार्टी में विरोधाभास होने का संकेत नहीं देता? जी जी गोयल साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जो कप्तान साहब ने, कई बार क्या होता है कि आदमी जब, या तो कुछ परिस्थिति ऐसी हो कि उन परिस्थितियों में आदमी से अचानक से कुछ पूछ लिया जाए, कई बार स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है। अब अगर आप नहाते हुए आदमी से पूछोगे कि तू चाय पिएगा कॉफी, तो क्या जवाब देगा? वो कहेगा तेरे मन में आया जो फूंक दे भाई, मुंह में तो नहा रहा हूँ। तो ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। जी कप्तान साहब जो है पार्टी में रह करके पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, और उनका क्या है कि कद इतना बड़ा हो गया है कि अब वो ओबीसी के पूरे हिंदुस्तान के चेयरमैन है, जो मुखिया हैं ओबीसी के। और आप देखेंगे कांग्रेस आजकल जितना प्रेस अपॉन कर रही है ओबीसी सेक्शन पे और एससी एसटी पे, तो उससे तो कप्तान साहब तो एक बहुत बड़े नेता हैं। जो आदमी दिल्ली में बैठता हो, एआईसीसी में अलग से एक कमरा हो जिसका बुक हो, तो उनके कद के बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को उनको टिकट देना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राकेश सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों नेता अपना अपना कद बनाए रखे हुए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि कहीं ना कहीं, और वो राजनीति में हर जगह में देखने को मिलता है, राजनीति में नहीं किसी भी फील्ड में चले जाएं, लेग पुलिंग स्वाभाविक है। तो मैं चर्चा को जारी रखते हुए वरिष्ठ पत्रकार आरपी कौशिक जी के साथ आऊंगा। कौशिक साहब, आपने दशकों तक प्रदेश की और क्षेत्र की राजनीति का बहुत बारीकी से मूल्यांकन किया है। जिस प्रकार से सुधा यादव को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना दिया गया, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया, और बीच बीच में भूपेंद्र यादव जी को यहां से प्रमोट करने की कोशिश करी गई, तो उसके मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे राव इंद्रजीत सिंह जी के भविष्य के बारे में? देखिए, अभी आपके यादव साहब बोल रहे थे जी, किसी का भविष्य किसी के बनाने से नहीं बनता, ना बनाने से बिगड़ता है। लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि उनके अपने कार्य ऐसे हैं जिन पे शायद ये पार्टी वाले हैं, इनकी निगाह नहीं जाती है, या ये
रेवाड़ी से हैं, राव साहब को बहुत पसंद करते हैं, ये तो पार्टी के लिए कांग्रेस से हैं, कि इनके साथ लोग जुड़े थे, इनके साथ नहीं जुड़े थे। राव वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए थे, वो इनके साथ रहे। इनके भाइयों को वो विरासत नहीं मिली, उस विरासत के मालिक बन गए। लेकिन वीरेंद्र सिंह शेर थे, इंदिरा गांधी से लड़ गए थे। इंदिरा गांधी ने आके खुद उनसे प्रार्थना की और जब वो मिले थे। लेकिन इनकी हालत क्या है, गुड़ खाएं गुड़गुड़े से परहेज। गुड़ तो खा रहे हैं, मोदी के तो गीत गा रहे हैं, खट्टर से परहेज कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति तो ये आ गई, वो खुद इस स्थिति को समझने लग गए हैं। अभी देखिए मनोहर लाल जी उद्घाटन कर रहे हैं चंडीगढ़ से, और 4 विधायकों के साथ ये जाके खड़े होते हैं दरबारी की तरह। ये आप क्या कहेंगे कि ये रामपुरा हाउस के सम्मान को शोभा देता है? नहीं, चलिए मैं अपने प्रश्न को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने रखता हूं। आप क्या समझते हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट मिलने की किस नेता की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है? देखिए, टिकट के लिए अभी फैसला तो सेंटर बोर्ड करेगा जी, लेकिन नाम सुधा यादव का भी लिया जा रहा है। नरवीर बादशाहपुर से लड़ना चाहते हैं। नहीं, जैसे मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं स्पेसिफिक रूप से लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं ना। नरवीर का नाम ये सोच रहे थे, भूपेंद्र जी को भी नाम लिया जा रहा है, वो भी इस क्षेत्र से रहे हैं, शामिल रहे हैं। लेकिन जो राव साहब की बात है ना, राव साहब अपना जनाधार खो चुके हैं। किसी समय ये कहा जाता था कि राव साहब आए तो उनके साथ तो दक्षिणी हरियाणा इसके बिना नहीं रहते, उसका लाभ बीजेपी उठा चुकी है। अभी आपकी ताजा ताजा घटना है, आज की ले लीजिए, दूर क्यों जाते हो? कुछ घंटे पहले मोदी जी ने टाइम दे दिया, 16 तारीख को आएंगे। इंद्रजीत ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि वो आएंगे, ताकि ये लगे कि इससे तो राव साहब का कद बढ़ रहा है। 16 तारीख को वो एम्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं। सुन तो लीजिए। जी। इंद्रजीत ने प्रेस नोट जारी कर दिया, उधर हरियाणा ऑफिस से प्रेस नोट आ गया, बनवारी से प्रेस नोट आ गया कि मैं करके आया हूँ, रहूंगे। उनमें कहीं राव इंद्रजीत का नाम नहीं है। तो ये कहिए कि भाजपा आला कमान खुद इन्हें समाप्त करने पे तुला हुआ है, और इनमें संघर्ष क्षमता है नहीं। आपको शायद वो कारगिल वाला याद होगा चुनाव, जब इन्होंने देखा हवा चल रही है सुधा की, तो आखिरी दिनों में मैंने संघर्ष करना ही छोड़ दिया था। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं। आपके बाद में मनीष जी, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? अब मनीष जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी मनीष भाई, आ रही है अब आपको? मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुशीला जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी, सुन पा रही हूँ। सुशीला जी, चलिए, तब तक जब मनीष जी से संपर्क हो पाता है प्रॉपर वे में, तब तक मैं आपके पास आता हूं। जी, वर्तमान संदर्भ में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका देखते हैं आप लोकसभा चुनाव में हरियाणा के मद्देनजर? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो 10 की 10 लोकसभा पे पूर्णतः तैयारी के साथ है। इंडिया गठबंधन में जैसा भी फैसला होता है, जैसे भी शीर्ष नेता फैसला लेते हैं, उन्हीं को चुनावों में उतार दिया जाएगा। यहाँ तैयारी पूरी है सबकी। लेकिन अभी परसों ही मैं सुन रहा था, आपके गुड़गांव जिला अध्यक्ष खटाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब एक पंजाब केसरी के पत्रकार ने उनसे पूछा कि गुड़गांव से लोकसभा का उम्मीदवार आपका कौन होगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि हमारा यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, इंडिया गठबंधन जिसको तय करेगा हम उसके साथ रहेंगे। क्या मतलब तो यही है कि हमारी तैयारी सब जगह से एकदम बराबर 10 की 10 लोकसभा पे है, पर इंडिया गठबंधन में जब से हम आए हैं, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनके साथ है। जैसा गठबंधन में फैसला होगा, जिस भी लोकसभा पे हमें टिकटें मिलेंगी, उस पे अभी हमें 2 तो मिल रही हैं, तीसरी की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ उस पे चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीत के दिखाएंगे।
नहीं, ये तो देखिए आपका परसेप्शन है ना कि 2 मिल रही है। आधिकारिक तौर पे कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं करी है ना। वही चीजों को हाँ, लेके बात लेकिन चल रही है। विरोधाभास तो यहाँ भी है ना गठबंधन में। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते हैं कि हम तो सारी 13 की 13 विधानसभा लोकसभा चुनाव पर अपना दावा ठोक रहे हैं, 13 की 13 लड़ेंगे हम। तो देखो वो वहां पे गठबंधन, वहां की बातें, अब ये सब पटेल बातें जी, क्यों जिला एक मिनट अध्यक्ष सर, को आपके पास आऊंगा अभी। नहीं, जिला सर, आपके अध्यक्ष पास से आऊंगा अपने विषय सर, में बात करो। प्लीज आपके पास आऊंगा मैं। हाँ, बोलिए सुशीला जी। हम लोगों का हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हम गठबंधन से लड़ रहे हैं, पंजाब और दिल्ली में हम लोग गठबंधन से नहीं लड़ रहे हैं। ये एकदम स्पष्ट है, ये पार्टी के निर्देश आ चुके हैं, ये हमें पता है। पर हरियाणा में हम जो है वो लोकसभा जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लड़ेंगे। यहाँ पे हमें लोकतंत्र को खतरे में बचाने की सबसे बड़ी प्रमुख जिम्मेवारी मिली है, हम उस पे काम कर रहे हैं। चलो, ये बात मतलब आप स्वीकार करती हैं कि दिल्ली और पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होना है। नहीं, दिल्ली और पंजाब में कोई गठबंधन नहीं हो रहा, एकदम स्पष्ट है कि वहां हम स्वयं लड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग गठबंधन से लड़ेंगे। ठीक है, पार्टी को स्टैंड क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई, अब आपको आवाज आ रही है? पवन जी, आपके पास आता हूं। और सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि अपने अपने टर्न आने पर बोले, किसी भी पैनलिस्ट का बीच में इंटरवीन ना करें। पवन जी, आप इस सारे संदर्भ को किस प्रकार से देखते हैं कि क्या कप्तान अजय और राव इंद्रजीत सिंह अपनी बादशाहत को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, थोड़ा सा हम लोग बैक पे जाते हैं, 1947 की बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा, विरासतों को विलय करा और जो भी राजा परिवार से थे वही मतलब लोकसभा चुनाव बन के सरकार में शामिल हुए, चुनाव जीत के सरकार में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं राजतंत्र का लोकतंत्र में रोल तो रहा है। अब हम बात करते हैं इधर की, अपने दक्षिण हरियाणा की। तो हरियाणा में तुलाराम के वंशज कहे जाने वाले राव इंद्रजीत जी, तो उनका एक अपना आधार तो है, जन आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा, क्या वो जन आधार उनका उनके कंट्रोल में रहेगा या फिर वो उनके हाथ से खिसक कर एक तरह से आजाद टाइप में, मतलब कि वो एक तरह से मतलब इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। तो ये जो समय है एक तरह से इंद्रजीत के लिए बड़ा कठिन समय है इस वक्त। अगर वो अपनी विरासत को चलाना चाहते हैं तो आगे उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, अपने वारिस को आगे ये चीज चलानी पड़ेगी। तो उस परिस्थिति में इनको क्या करना पड़ेगा कि भाई सरकार के साथ भी चलने की बात करते हैं, लेकिन इन्हें डर भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनको दरकिनारे ना कर दे। अभी जैसा कि कहा कि भाई 16 फरवरी को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे एम्स का, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दम है। जब केंद्र की राजनीति में ये कदम, इंद्रजीत जी का अपना एक आधार है, चाहे उन गडकरी के साथ हो चाहे इनके साथ हो, प्रधानमंत्री के साथ। तो जितना हल्के में प्रदेश भाजपा ले रही है राव इंद्रजीत को, शायद उतना हल्का तो नहीं है इनका। बेशक कुछ आधार घटा हो, जन आधार में कुछ कमी आई हो, लेकिन अब भी इनका वर्चस्व है कि ये किसी को भी हरा जिताने की भूमिका अदा कर सकते हैं। मानिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर इनके अनुसार नहीं चली तो ये भारतीय जनता पार्टी की 10-11 सीटों पर चोट पहुंचा सकते हैं विधानसभा चुनाव में, ये तय है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा और राव इंद्रजीत को आपस में तालमेल करके ही चलना पड़ेगा। बात रही इसकी कप्तान अजय यादव की, तो हम बात करते हैं रेवाड़ी विधानसभा की। कप्तान अजय का अपना एक कद है, वो बात सही है कि वो ओबीसी के चेयरमैन ही है, तो ये बात भी सही है। लेकिन रेवाड़ी विधानसभा में देखा जाए तो कांग्रेस नाम की चीज ना होके कप्तान अजय नाम की चीज है। यानी उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को रेवाड़ी विधानसभा में हाईजैक कर रखा है। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से उनके हाथ से सत्ता खिसके, ये भी तय है। अब जब बात आपने कही बते जी की उनको कि भाई पार्टी में दम घुटने लगा है और वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। चुनाव तो हो सकता है वो लड़ना चाहते हो, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये डर हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी या सरकार, केंद्र सरकार की ईडी उन्हें परेशान ना करे, तो ये डर मन में है।
आगे जैसा समय होगा वो सामने आएगा ही। चलिए ठीक है पवन जी। मनीष जी, आपको आवाज आ रही है अब? मनीष भाई, अभी भी लगता है मनीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। राकेश जी, आपसे चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, एक हुड्डा जी का गुट, दूसरा एसआर के गुट के नाम से फेमस है। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जी, दोनों गुट जो है अलग अलग रैलियां करके अपनी ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। तो क्या ऐसे में नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी भरतेश जी, पहले तो मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो गुटबाजी के बारे में खबरों में या सोशल मीडिया में चलाया जाता है, ये केवल कांग्रेस के बारे में चलाया जाता है। ये बड़ी भयंकर विडंबना है। नहीं सर, अगर दोनों, माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, दोनों पार्टियों के बारे में। भाजपा के लिए भी मैं बोल चुका हूं कि भाजपा का जो अंदरूनी ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो राव साहब के साथ नहीं है, आज भी दिल से नहीं जुड़ा है 10 साल होने के बावजूद भी। बात नहीं है, मैं बड़े बड़े नेताओं की बात बताता हूँ। अरविंद शर्मा जी ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी के एमपी है रोहतक से, बिल्कुल कि है। मनोहर लाल खट्टर जी जो है उनके करोड़ों रुपए का जो गबन किया है वो सामने आएगा। और फिर मनोहर लाल जी ने उनके बारे में क्या कहा, तो वो 2 गुट नहीं है क्या आप? बिल्कुल है सर, सभी पार्टियों में। हाँ, और विज साहब का और इनका मनोहर लाल जी खट्टर का जग जाहिर है, दोनों के कैसे भवें तनी रहती हैं। बिल्कुल जग और जाहिर है जी। आप देखेंगे कि न्यूज में इसके बारे में कभी नहीं सुनने को मिलेगा आपको, किसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए तो मिल जाए। जी जहां जी तक कांग्रेस का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल से एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि कांग्रेस में बड़ी अंतरकलह है, बहुत तगड़ी। आप बताएंगे कभी भी माननीय श्रीमान हुड्डा साहब ने, भूपेंद्र सिंह जी ने किसी भी रैली में कभी भी ये कहा हो कि वो अच्छे नेता नहीं है, बुरे नेता हैं, उनके पास मत जाइए, आप वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? अभी कल परसों की बात है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी लोग अपने अपने रूप से प्रयास कर रहे हैं। अगर जी। कोई आदमी अलग अलग रूप से प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अंतरकलह है उनमें, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और देखिए, ये तो राजनीति है, राजनीति में जो आदमी ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा ऊपर आएगा, जो कम काम करेगा वो नीचे रह जाएगा, और जो बिल्कुल नहीं करेगा वो धरातल से नीचे रसातल में चला जाएगा। इसको अंतरकलह नहीं कहते। ये तो एक बहुत ही जो है स्वस्थ प्रतियोगिता चल रही है कांग्रेस में कि किस आदमी का जनाधार कितना ज्यादा बढ़े। नहीं बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस आपने वकालत करी है, जुडिशरी में रहे हैं, तो डिफेंड करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तर्कों के सहारे। लेकिन मैं भी आपको याद दिलाना चाहूंगा माफी के साथ, ये बिल्कुल गलत है। आप बताइए, कभी कभी क्या है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी कोई बदमजगी हो भी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ है। ये हरियाणा में सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, इसका मैं उसका उदाहरण देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हरियाणा में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, कोई शक नहीं है किसी को मानने में। लेकिन मैं बात 2019 के उपचुनाव की आता हूं। 2019 में जींद में उपचुनाव हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं 5 साल पुरानी बात करता हूं। जींद में उपचुनाव में ऐसा उदाहरण आपको इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा कि कांग्रेस ने अपने तत्कालीन विधायक कैथल से रणदीप सुरजेवाला को जींद में उतार दिया सिर्फ 6 महीने के लिए। ऑलरेडी वो विधायक है, उनकी साख दांव पर लगानी थी, और नतीजा ये हुआ कि वो वहां से बुरी तरह हारे, तीसरे स्थान पर है। तो कांग्रेस में कलह कोई बड़ी बात नहीं है। यही हाल बीजेपी में है, यही हाल जेजेपी में है, यही हाल इनेलो में है। कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं कही जा सकती। नहीं भरतेश जी, ऐसा है कि इसको कलह तो जो है, आप जो रिपोर्टर्स लोग हैं, एंकर लोग हैं, उसको कलह नहीं कहेंगे तो फिर बात मतलब टीआरपी बढ़ती नहीं है किसी की भी। अब मैं आपको बता दूं कि ये बताइए कि कांग्रेस में कौन नहीं आ रहा? श्रीमती इंदिरा गांधी आ रही कि नहीं आ रही? जी बताइए आप। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सर। चुनाव में होंगे तो हार या जीत तो चलती रहेगी। अगर जींद में कांग्रेस उस समय अगर मान लो कमजोर होगी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने सोचा होगा कि हम किसी ऐसे हेवीवेट आदमी को वहां पर उतारें ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके और वहां पे जमानत जब्त ना हो। अगर सुरजेवाला की जगह कोई और आदमी होता तो हो सकता है उसकी जमानत जब्त हो जाती। तो इन चीजों को हम तो बड़ा पॉजिटिव नोट में लेते हैं, और बिल्कुल ये तो
कहना बिल्कुल गलत है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए वहां भेजा गया था। आप देखिए कि आप वो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी आदमी को ऐसे नहीं बनाया जाता जी, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो। उनकी नहीं, कई नेशनल स्पोक्स पर्सन के साथ साथ कई प्रदेशों के प्रभारी भी हैं वो। प्रभारी, चलिए प्रभारी भी है, पर नेशनल स्पोक्स पर्सन उसी आदमी को बनाया जाता है जिस व्यक्ति को उस पार्टी की विचारधारा का, उसके इतिहास का पूरा ज्ञान हो। तो सुरजेवाला जी जो है वो स्पोक्स पर्सन है, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। अगर वो ग्राउंड लेवल पे अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये कोई बात नहीं है। कोई भी काम होता है, कुछ लोग जो है पर्दे के आगे से करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे से करते हैं, कुछ लोग स्टेज के नीचे से भी करते हैं, कुछ लोग बाहर मैनेज करते हैं। तो इस तरह से करके ही पार्टियां चलती हैं, इसको कोई अंतरकला नहीं कहा जा सकता। जी गोयल साहब। जी सर जी। मनीष भाई, आप आवाज आ रही है आपको? मनीष जी से लगता है अभी फिर संपर्क नहीं हो पा रहा। कौशिक साहब, ब्रीफ में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। अब तक जो चर्चा हुई उसके बारे में ब्रीफ में बहुत संक्षेप में बताइएगा। बहुत संक्षेप में बात यह है जी, दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, जनता का कोई नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में लड़ा हुआ है। और इस वक्त चुनाव में हरियाणा में भाजपा का, विपक्ष का काम अगर कोई करेगा तो कांग्रेस से ज्यादा बड़ा काम भाजपा खुद करेगी। ये तो आपने हेडलाइंस दे दी कल के लिए सर। मैं जो असलियत बता रहा हूँ आपको, आपने संक्षेप में का संक्षेप में बता दिया। जी। और अभी राजेश जी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं, आपने भी कहा। जी, मैं ये कहूंगा जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है हाईकमान में, जब तक कांग्रेस हरियाणा में सरकार किसी कीमत पर नहीं बना सकती। ये एक प्रजातंत्र की निशानी है कि हर पैनलिस्ट के अपने अलग अलग व्यूज हैं। हम सभी के व्यूज का सम्मान करते हैं। भाई मनीष जी जुड़ना चाह रहे थे, बार बार जुड़ते हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। पवन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहना चाहेंगे? आ रही आवाज सर? किस विषय में? मनीष जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। मनीष जी बोल रहे हैं? आ रही आवाज? हाँ, आ रही है मनीष जी। फोटो नहीं आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं, फोटो नहीं आ रही। अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोलिएगा। मैं सभी साथियों से माफी चाहता हूँ, क्या मैं नेटवर्क की वजह से या किन्हीं कारणों की तकनीकी वजह से नहीं जुड़ पाया, परंतु मैंने जितनी बातें साथियों की सुनी हैं उनमें सबसे बड़ी बात है राव इंद्रजीत सिंह की जो गुड़गांव लोकसभा या दक्षिण हरियाणा की बात करूं तो ये तो पूरा हरियाणा जानता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी का कद क्या है। राव साहब आज की सबसे सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर हरियाणा में है। और मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस की अभी राकेश जी बता रहे थे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, कि कांग्रेस की बहुत बढ़िया पोजीशन है। कांग्रेस में तो कैप्टन साहब ने फार्म तक नहीं भरा, कांग्रेस के अंदर टिकटें लेने वाले नहीं है। कांग्रेस की हालात इस टाइप से हो चुकी है देश के अंदर कि उनका नाम लेवाई ही कोई नहीं है। इंडी गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के अंदर आप देखिए किस तरह से एक एक दल छोड़ कर जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मन बना चुके हैं। और रही आप जिसका प्रतीत होता है, आज जो 16 फरवरी का जो दिन है, आज जब घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ही समाचार अपने खास तौर पर दक्षिण हरियाणा में जब आया कि देश का 22वां एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है, तो आप देखिए किस तरह से विकास की झड़ी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने दक्षिण हरियाणा में लगाई है। इस बात का कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि राव इंद्रजीत सिंह का कद कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप देखिए दो मंत्री राव समर्थक जिन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के साथ ज्वाइन किया था, आज हरियाणा सरकार में दो मंत्री हैं। आज राव साहब के एक इशारे पर पूरे दक्षिण हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ था। और आने वाले राव साहब के इनवाइट करने पर
माननीय मुख्यमंत्री जी के इनवाइट करने पर आप देखिए एम्स का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी टेंडर के बाद। पहले क्या होता था, कांग्रेस के राज में पत्थर लग जाते थे, काम नहीं होता था, झूठे पत्थर लगा देते थे चुनाव के समय। परंतु आप देखिए एम्स के अंदर बाल की माजरा के अंदर काम चालू है, 4 दीवारी का काम बड़ी स्पीड पे चला हुआ है। और 16 तारीख को आप देखना किस तरह से लोग आज सुबह से जिस तरह से बधाइयों का तांता लग रहा है, पूरे दक्षिण हरियाणा में किस तरह से उल्लास का कार्य हो रहा है। तो आप इसके अंदर कतई ये सोचने वाली बात नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह का कद कहीं कमजोर है। और दूसरी मैं और बताना चाहता हूं, 5168 करोड़ रुपए का मेट्रो का शिलान्यास भी होने जा रहा है। आप देखिए 152 डी जो पूरी रेखा है, जो सोच नहीं सकता था, आज विदेशों जैसा रोड हरियाणा के अंदर बना है, पूरे दक्षिण हरियाणा को जोड़ने का काम किया है। एक एक मेडिकल कॉलेज नारनौल के अंदर बनने जा रहा है, लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। इतने कम समय के अंदर आप इतना विकास कभी आपने नहीं देखा। कांग्रेस के 70 सालों में एक से एक अपने आप को नेता हुआ है, परंतु इतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कभी ऐसा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से विकास हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर हो सकता है। ठीक है मनीष भाई, बहुत बढ़िया ढंग से आपने अपनी बात रखी, पूरा समय दिया एक आपको। बात, एक मिनट कह दूं सुशीला जी, अभी आऊंगा आपके पास। अपने मुंह मियां में टू चलो माफी चाहता हूँ, आवाज की बनने थोड़ी का सी अर्थ दिक्कत क्या आ रही है। होता है आपसे एक मिनट कौशिक जी, आ रहा हूँ आपके पास में। तो अभी मनीष जी ने बोला कि कांग्रेस के पास आवेदन करने वालों की संख्या बहुत कम थी। मनीष जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 लोकसभा सीटों के लिए लगभग 370 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। प्रति सीट लगभग 37 उम्मीदवार, भावी उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया है। और रही बात कप्तान अजय यादव के ना भरने की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कार्यकर्ता जिसको रिकमेंड करेंगे वो चुनाव लड़ लेगा। आज भी उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, और जैसा कि सभी पैनलिस्ट इस बात से सहमत हैं कि भाई क्षेत्र के दोनों कद्दावर नेता हैं, चाहे राव इंद्रजीत जी हो चाहे कप्तान अजय यादव जी हो। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आधा मिनट के लिए मैं सबके पास आऊंगा। हाँ सुशीला जी, आप बीच में बोल लेते, आप बताइए। आप मैं ये कह रही हूँ, ये अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, इनको बता दें कि ये जितना नहीं, देखिए सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत बात मत कीजिए। आपका जो पॉइंट है आप अपने हिसाब से रखिए। आपको भी नहीं बोल रहा मैंने, उनको भी नहीं बोला। बता दें कि इंडिया गठबंधन मिलेगा, हम वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास विजन है लड़ने का कि दिल्ली में और पंजाब में जिस प्रकार से काम करके दिखाया है, वही सब हम दिल्ली और पंजाब के मॉडल को हरियाणा में लेके आएंगे। सरकारी स्कूलों पे काम किया जाएगा। हम इनकी तरह शिलालेख नहीं रख देंगे। खाली शिलालेख रखने से पैसा जो मिलता है उसको ये चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, जनता पे लगाते नहीं है। जनता परेशान है, जनता त्राही कर रही है। पहलवान बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। किसान भाई जिस प्रकार से सड़कों पे बैठे रहे पूरे साल, उसका हिसाब हरियाणा की जनता अवश्य लेगी। और 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से इन पे पटकी लगेगी वो इनके सामने होगा। और जिस प्रकार से मजदूर भाई परेशान है, जिस प्रकार से सभी सफाई कर्मचारी परेशान है, जिस प्रकार से आशा वर्कर्स परेशान है, महिलाएं परेशान है, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको इन्होंने सड़कों पे नहीं बैठा दिया? उस सबका हिसाब 2024 में हरियाणा की जनता इनसे अवश्य लेगी। और पूरी तरह पत्ती मार के हम इनको दिखाएंगे कि लोकतंत्र में जनता में कितनी ताकत होती है। ठीक है सुशीला जी, सिर्फ दक्षिणी हरियाणा के मद्देनजर पवन जी बहुत संक्षेप में 2 लाइनों में आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए जी, जैसे हम बात करते हैं कि रामपुरा हाउस और एंटी रामपुरा हाउस की राजनीति की, तो जो लोकसभा की जब बात आती है तो रामपुरा एंटी रामपुरा हाउस की राजनीति होती है। तो कर्नल राम सिंह के अलावा कोई भी ऐसा दिग्गज नहीं हुआ जो डायरेक्ट राव इंद्रजीत को लोकसभा में टक्कर दे सके। ये सच्चाई है। वो बात और है कि सुधा यादव एक बार सांसद बन चुकी है, वो कारगिल के मुद्दे के कारण बनी है, ना कि डायरेक्ट टक्कर देने के बाद। और जब भी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा पवन जी, जहां आप कर्नल राम सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो कर्नल राम सिंह जी जहां तक मैं समझता हूं वो राव इंद्रजीत जी को टक्कर नहीं देते थे, रामपुरा हाउस को देते। हाँ, रामपुरा हाउस की बात वही हो गया। मतलब राव इंद्रजीत है, उनके वीरेंद्र जी को टक्कर देते थे। हाँ, और वो कई दशकों पुरानी गोलीबाजी की घटना भी सबके दिमाग में कौंधरी होगी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने हौसला दिखाया था उस समय। कौशिक साहब, आपका बहुत एक लाइन के अंदर कंक्लूडिंग रिमार्क।
अभी की मैं बात तो ये एक बात है पूछना चाहूंगा कुछ कहने से पहले कि नेता क्या होता है। रामपुरा हाउस की अपनी विचारधारा होती थी जिसका प्रतिनिधित्व राव इंद्रजीत करते हैं। आज उनकी विचारधारा नहीं है, वो मोदी की विचारधारा पर चलते हैं। और जिस आदमी की अपनी विचारधारा नहीं है उसके अनुयायी कहां से होंगे, ये मनीष मित्तल जी से पूछ लो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से मत सबका बोलिए किसी जवाब को। देंगे अब नहीं बताएंगे जवाब। मनीष जी संक्षेप जी। में एक लाइन के अंदर आपका रेस्पॉन्स। मैंने सभी साथियों की बातें सुनी और कई जगह डिस्टर्ब रहे, परंतु मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, रामपुरा हाउस की जो राजनीति ये विरासत है जो लोग चाहते हैं, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं 99% लोग जो लोग पुराने हैं वो आज भी राव इंद्रजीत सिंह जी को अपना नेता मानते हैं। और इसका उदाहरण है राव साहब का लगातार हर बार चुनाव जीतना और उसके साथ साथ अपना संघर्ष करना और अपने ईमानदारी का। देखो पूरे देश के अंदर यदि किसी नेता का, कुछ नेता बचे हैं जो नेतागिरी में जिसके दामन पे कोई दाग नहीं है, ऐसे नेता राव इंद्रजीत सिंह इतनी लंबी राजनीति होते हुए कोई दाग नहीं लगा पाया, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में मिसाल है। तो जिस तरह से मेरे साथी कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने विचारधारा, कोई विचारधारा तो प्रदेश के लिए, देश अपने जिले के लिए विकास की विचारधारा होती है, तो उसके अंदर राव इंद्रजीत सिंह बिल्कुल खरे उतरते हैं हर तरह से। राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक जो रहेगा, राव इंद्रजीत सिंह ने कभी अपने समर्थक को नहीं छोड़ता। राव इंद्रजीत सिंह कार्यकर्ता की बातें लड़ते हैं, राव इंद्रजीत सिंह अपने इलाके की बातें करते हैं। तो चाहे एक ऐसा नेता आप देखिए, इतिहास भी ढाक के देखिए, जो भी माननीय कोई भी मुख्यमंत्री होता है उससे आंख मिलाकर बात करने का यदि किसी में आमदा है तो राव इंद्रजीत सिंह जी में है। तो इससे प्रतीत होता है ये छोटी बात नहीं है। एक केवल कश्मीर को छोड़कर कहीं भी एम्स दूसरा नहीं बनता। हमारे यहाँ पर झज्जर में बना हुआ है, परंतु उसके बाद 22वां एम्स, फुल फ्लेज एम्स बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इतने विकास कार्य करवाना, माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाना, उस कोई कम नहीं बातें नहीं है। तो मेरा यह है कि विचारधारा तो केवल जनता की सेवा के लिए और विकास के लिए होती है, जो राव इंद्रजीत सिंह सदा तैयार रहते हैं। और रामपुरा हाउस के जितने साथी हैं, कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जब से राव साहब ने जुड़े हैं, सब मिलकर एक मंच पर काम करते हैं। और जहां तक मैं बात करूं और साथियों की, चाहे आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में कुछ बहन जी कुछ लेना देना है नहीं, और जहां तक ये ईमानदारी पार्टी करके आई थी देश के अंदर, इनका पूरा ढकोसला आपके सामने खुल चुका है। तो मेरा कहने का मतलब, हम केवल जनता के सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए काम करते हैं। और जिस तरह से बहन जी मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर बीच में आप मत करें, तो मेरा आप लोगों से, आप देखिए जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, पहले जो मैं बात कह रहा था आप उसके अंदर बिल्कुल आप चेक करेंगे तो जितने भी विकास शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो पहले पैसा अकाउंट में डालते हैं जब काम करते हैं। तो उसमें और इसमें दिन रात का अंतर है। तो मेरा आप देखिए काम कितनी स्पीड पे चालू है। आप इस एम्स का भी काम देखिए, जितनी रोड्स का काम आपने देखे हैं, तो गुड़गांव के अंदर आप देखो किस तरह से मेट्रो का काम स्पीड पे चला है। तो आपने देखा बॉम्बे तक का एक्सप्रेस हाईवे किस तरह से बने हैं। तो हर स्तर पर, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे किसानों में आप देखिए किस तरह से किसानों को अब पहले जो भ्रष्टाचार होता था, आज सीधा उनके अकाउंट में पैसा डलता है। सारी सब्सिडी का पैसा सीधा अकाउंट में डलता है। ज्यादा ना रहते हुए आपका समय, क्योंकि मैं जुड़ नहीं पा रहा था, आवाज नहीं आ पा रही थी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आने वाले अब चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का, तो मुझे लगता है जो जिस तरह से समझौते आप ये कह रहे हैं, पंजाब में हमारा समझौता रहेगा, दिल्ली में हमारा समझौता, हम अपनी सीटें लड़ेंगे, यहाँ पर हम मिलकर मिलेंगे। तो मेरा कहने का मैं बहन जी, ये सब खाली पुलाव है। कोई इंडी का जो था, धीरे धीरे एक गुट आप देखिए किस तरह से छोड़कर जा रहे हैं। इनमें एकता नहीं है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए किस तरह से कप्तान साहब ने फार्म नहीं डाला, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा। क्या है ये पार्टी की रोजाना सड़कों पे लड़ाइयां आप देख रहे हैं किस तरह से। एक तरह वो SR के कहते हैं तो माननीय हुड्डा जी उसको शाहरुख खान कहते हैं। तो किस तरह से इनका
जब जनता के अंदर ही, जब पार्टी के अंदर इकट्ठे नहीं है तो जनता को क्या दर्शाना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, इससे पहले कि राकेश यादव जी के पास जाऊं, सिर्फ डिफेंड करने के लिए एक लाइन में बोलने के लिए सुशीला जी को बोलता हूं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कब कौन आप से पूछने किसान का भाई नहीं, के आप अपनी बात कह सकते हैं, वापस प्रतिवाद नहीं करवाना चाहता, सिर्फ आप अपनी बात कह करके मैं इस डिबेट परिचर्चा को समाप्त करवाना चाहूंगा। भाजपा ने चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाया, वो पूरे दुनिया के सामने है। हाईकोर्ट ने किस प्रकार से इन्हें लताड़ा गया है कि इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ना की जाए। इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है और हमें यूं कहती है कि हमारा हरियाणा में कुछ नहीं है, उसके बावजूद चंडीगढ़ में किस प्रकार से इन्होंने मेयर बनाया, ये सारी दुनिया के सामने है। और बाकी सारी बातें छोड़िए, आप ये देखिएगा कि जिस प्रकार से इन्होंने एक छोटे से चुनाव में धांधलेबाजी की है, इन पे से तो जनता का विश्वास उठ चुका है। तो हम यहाँ पे जी ठीक है सुशीला जी, आपने अपनी बात कह दी। डिबेट और इस परिचर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। राकेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। जी भरतेज जी, सीधी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आदमी कमजोर हो जाता है तो उस आदमी को बैसाखी की जरूरत पड़ती है चलने के लिए। राव इंद्रजीत सिंह जी 2014 में बैसाखी ढूंढ लिए। अब अगर वो दूसरी पार्टी में किसी में जाते हैं तो उससे साबित होगा कि उनको दो दो बैसाखियों की जरूरत चाहिए। अब तो उनके बारे में ये कहना कि वो बिल्कुल नहीं चल सकते, बिल्कुल गलत बात है। पर हाँ, इतने कमजोर जरूर हो गए हैं कि अब उनको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। ये बात मनीष जी के वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट है कि राव इंद्रजीत सिंह की जो अच्छाइयां हैं, उनके जो किए हुए संघर्ष हैं, उनके बारे में बयां करने के बजाय ये मोदी जी का सहारा ले रहे हैं। तो ये कोई नेशनल डिबेट तो है नहीं। हम तो उसके बारे में बोलते भी नहीं है, मोदी जी के बारे में, क्योंकि डिबेट को कन्फाइन करना चाहिए जहां तक हो। तो मनीष जी ने खुद ही मोदी जी की बहुत सारी बातें बताई, मोदी जी ऐसे, मोदी जी ऐसे। राव वीरेंद्र सिंह जी को कभी किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी। अपने दम पे जब तक जिंदा रहे, अपने दम पर चलते रहे। ना कभी वो इंदिरा गांधी जी को लेने के लिए वहां जाते थे एयरपोर्ट पे, ना कभी विदा करने जाते थे। तो जो वतीरा राव वीरेंद्र सिंह जी का था वो कभी भी इंद्रजीत सिंह जी का नहीं हो सकता है। समय के साथ साथ सभी धूमिल होते हैं। पर ये बात भी सही है कि समुद्र सूख भी जाए तो भी कीचड़ तो घुटने घुटने तक मिल ही जाता है। अब देखना यह है इस इलेक्शन में कि कीचड़ सूखता है या उसमें कुछ ऊपर पानी आता है, भी साधारण सी बात है। और जहां तक कप्तान अजय सिंह जी का है, उन्होंने सोचा होगा कि मैं जो है अपनी इसकी प्रदेश की राजनीति में काम करूं, उसके लिए उन्होंने सोचा होगा। तो वो तो वही बता सकते, देखो उनके बारे में हम तो क्या कह सकते हैं। तो मेरा तो कहना बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। सभी पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बातों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। तो विशेष कद्दावर नेताओं के बारे में चर्चा चल रही थी। दोनों के दोनों दक्षिणी हरियाणा के प्रमुख कद्दावर नेता हैं। लेकिन मैं इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बात कहना चाहूंगा, राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, हर व्यक्ति का अपना पीक होता है। एक पर्टिकुलर समय पर वो अपने फील्ड में सर्वोच्च स्थान पर होता है। तो अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि इन दोनों का पीक आ गया या नहीं आ गया, ये प्रदेश और क्षेत्र की जनता बताएगी। बाकी आप सभी साथियों का मेरे इस शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।